सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ शुभम वाजपेयी। एमपी पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल का जो है कॉल लेटर आ चुका है। उसके साथ में जो अटैचमेंट में आपके जो दिशा निर्देश आए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ये लिंक दी गई है, ये मेरे भाई का है फिजिकल 25/5/2022 को इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज बहेरिया सागर में 25/5/2022 को सुबह 6:30 बजे उसको बुलाया गया है। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक हेयर फॉर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो जो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के जो आदेश क्रमांक जो है उसमें यहाँ पे लिखा गया है, कृपया विषय का संदर्भित पत्र का अवलोकन स्पष्ट करने का कष्ट करें। और 16/5/22/5 और 29/5 को छोड़कर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया गया था कि अपना भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में जो है आयोजित कराई जा रही है आपकी फिजिकल परीक्षा। जैसे भोपाल में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, लाल परेड ग्राउंड और जहांगीराबाद भोपाल में ये हो रही है। इंदौर में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय पीटीसी मूसाखेड़ी में ये परीक्षा होगी आपकी फिजिकल की। जबलपुर में परेड ग्राउंड 6वीं बटालियन जबलपुर में, ग्वालियर में परेड ग्राउंड 14वीं वाहिनी बीसाबल मतलब 14वीं बटालियन ग्वालियर और उज्जैन में महानंदा एरिना ग्राउंड देवास रोड उज्जैन में होगा फिजिकल। और सागर में बहेरिया वाले कॉलेज में जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है फिजिकल होगा। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रत्येक केंद्र में लगभग 5000 उम्मीदवारों को शामिल किया जाना है, जिसमें से प्रतिदिन 200 उम्मीदवारों की परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको ये जानकारी भी पहले दे दी थी। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को रैंडमाइज डाटा प्रतिदिन के अनुसार डीवीडी में संलग्न है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों का रिपोर्टिंग समय 6:30 बजे रहेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों के संबंध में आवश्यक निर्देश सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में संलग्न हैं। उम्मीदवारों हेतु आवश्यक निर्देश अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें। ठीक है, अब वहाँ पर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सेकंड पेज में ये है जो क्या लिखा हुआ है। तो ये पेज जो है यहाँ पर ये जो पेज है इन्हें सीधा लगा दिया है। 1 मिनट में इसको सीधा दिखा देता हूँ आपको। तो दिशा और निर्देश का सेकंड पेज में क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ऑनलाइन परीक्षा में सफल उम्मीदवार पीईबी की वेबसाइट से अपना सूचना पत्र डाउनलोड कर निर्धारित शारीरिक प्रवीणता परीक्षा स्थल पर पहुँचें। सभी उम्मीदवारों को उनके निर्धारित दिनांक को ही पहुँचना है। उम्मीदवार को शारीरिक प्रवीणता के लिए जो दिनांक व स्थान सूचित किया जा रहा है उस दिनांक व स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दस्तावेज परीक्षण के लिए उम्मीदवारों को निम्न दस्तावेज लाना अनिवार्य है। ठीक है, ओरिजिनल आधार कार्ड, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा मतलब या तो जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल या इंटरमीडिएट मतलब 10वीं या 12वीं की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हुई हो। मतलब 10वीं या 12वीं की अंक सूची है तो जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर डिग्री की है, उसको भी आप ले जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन। ठीक है, अब इसमें रोजगार पंजीयन में ये चीज़ नहीं बताई गई है कि ये उसी समय का रोजगार पंजीयन चाहिए है या जो है नवीन रोजगार पंजीयन जो है चल जाएगा। अभी इस चीज़ को स्पष्ट यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के सभी उम्मीदवारों को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा हम पीडीएफ पर पुनः चलते हैं। दूसरा पेज थोड़ा सा इसमें सही उसमें नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे अलग से बता दिया। ये है प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इसमें स्पष्ट होना चाहिए। स्वयंसेवी नगर सैनिक अथवा नगर सेना के नॉन कमीशन्ड अधिकारियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए नगर सेना के 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेना की सेवा का प्रमाण पत्र। पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र एवं नियोजक का अनापत्ति मतलब एनओसी प्रमाण पत्र। परित्यक्ता महिला के मामले में जो अगर आपको छूट चाहिए है तो उसके विधिवत तलाक दिए बिना छोड़ दिया जाता है। उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता प्राप्त नहीं होता, तब उसको उससे छूट मिलेगी। तलाकशुदा महिलाओं के लिए न्यायालय का प्रमाण पत्र लगेगा। विधवा महिलाओं के लिए अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी दंपति में से उच्च जाति के पति पत्नी अभ्यर्थियों हेतु आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र लगेगा। विक्रम पुरस्कार से प्राप्त अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए विक्रम पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र लगेगा। विवाहित अभ्यर्थियों के लिए उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों
के हेतु मध्य प्रदेश का राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा समस्त प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया EWS का प्रमाण पत्र भी लगेगा। उम्मीदवार उक्त क्रम में ही मूल दस्तावेज उसी क्रम में उनकी स्वयं प्रमाणित प्रतियां लगाकर दस्तावेज परीक्षण अधिकारी के पास उपस्थित होवें। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जाएगा। यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है तो असफल होता है तो उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह ऑनलाइन परीक्षा में सफल हो। मतलब दस्तावेज आपको इसी क्रम में लगा के प्रस्तुत करने हैं, ओरिजिनल प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी। उम्मीदवारों को उनसे मिलने वाले लंबी कूद गोला फेंक के 3-3 प्रयासों में किसी भी प्रयास में क्वालिफाई कर जाता है तो उसे उस विधा में और आगे और कोई प्रयास, यदि प्रयासों में से कोई शेष रहा हो तो को अवसर नहीं दिया जाएगा। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में आपका शामिल होना, आपकी यह सहमति मानी जाएगी कि इस परीक्षा में अपनी जिम्मेदारी पर शामिल, अपनी रिस्क पर शामिल हो रहे हैं। इस परीक्षा के दौरान यदि किसी कारण से आपको किसी प्रकार की चोट या इंजरी लगती है तो उसकी कोई जिम्मेदारी मध्य प्रदेश प्रशासन, पुलिस विभाग तथा परीक्षा संचालित करने वाले अधिकारी की नहीं होगी। शासन द्वारा घोषित नियमों के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र में दिए गए पते से परीक्षा केंद्र आने जाने तक का साधारण श्रेणी के किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस हेतु बैंक खाते की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति लाना अनिवार्य है। मतलब SC/ST के बच्चे जो हैं पासबुक की फ़ोटोकॉपी लेकर आएँ। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों के पास समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक 11/2/2021 के पूर्व जारी होना अनिवार्य है। उसके पहले का कोई, उसके बाद का जो है कोई भी प्रमाण पत्र जो है मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्रों को मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ स्पष्ट है और समझने वाली है कि 11/2/2021 के पूर्व के जो भी प्रमाण पत्र हैं वही मान्य किए जाएंगे, उसके बाद के जो है कोई मान्य नहीं होंगे। मध्य प्रदेश शासन के ये आदेश अनुसार 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त 3 विधाओं में हेतु कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, ये केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी। 3 विधाओं को क्वालिफाई करने हेतु निम्नानुसार मापदंड हैं। 800 मीटर दौड़ के लिए 2 मिनट 45 सेकंड आरक्षक संवर्ग GD पुरुष के लिए। गोला फेंक में सफल होने के लिए 19 फीट, गोले का वजन 7.260 ग्राम होना चाहिए। लंबी कूद में सफल होने के लिए 13 फीट लंबी कूद करनी होगी। साथ ही अगर हम GD महिला होमगार्ड की महिला की बात करें तो 4 मिनट मिलेगा। 800 मीटर दौड़ के लिए 15 फीट गोला फेंकना पड़ेगा और 10 फीट लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 3 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा। 15 फीट गोला फेंकना पड़ेगा और 10 फीट लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी। होमगार्ड सैनिक की बात करें तो 3 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा 800 मीटर के लिए। 17 फीट जो है गोला फेंकना पड़ेगा और 12 फीट जो है लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि और क्या दिया गया है। आरक्षक रेडियो के लिए दिया गया है समय 2 मिनट 45 सेकंड, 19 फीट जो है गोला फेंक और 12 फीट जो है लॉन्ग जंप। यहाँ पे लॉन्ग जंप में छूट मिली है 1 फीट की। और आरक्षक संवर्ग GD महिला और होमगार्ड महिला के लिए 4 मिनट, 15 मिनट। ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूँगा, उसको आप विधिवत तरीके से पढ़ लीजिएगा। दस्तावेजों के बारे में है कि 11/2/2021 के बाद के दस्तावेज जो है मान्य नहीं होंगे, उसके पहले की दस्तावेज ही माने जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, और देख लेते हैं और क्या दिया गया है दिशा निर्देशों में। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है आरक्षक GD आरक्षक रेडियो के पद हेतु पुरुष, महिला, होमगार्ड सैनिकों के लिए उम्मीदवारों को समस्त तीनों विधाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर तथा लंबी कूद गोला फेंक हेतु 3-3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। शरीर प्रतिबंध परीक्षा में किसी भी विधा में अनुत्तीर्ण होने पर उम्मीदवारों को शेष बची हुई विधाओं में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। सामान्यतः दस्तावेज परीक्षण, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा 1 दिन में संपन्न हो जाएगी। फिर भी अप्रत्याशित अगला निर्देश है कि मध्य प्रदेश PEB की परीक्षा परिणाम की पर्ची की 2 प्रतियां, अपना आधार कार्ड, एक फ़ोटो, समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाणित प्रतियां अपने साथ लाना अनिवार्य है। दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के दिन प्रातः 6:30 बजे से परीक्षा स्थल पर पहुंचना अनिवार्य है। ठीक है, उम्मीदवार को उसका बैग ग्राउंड के अंदर लाने की अनुमति दी जाएगी, परंतु ग्राउंड के अंदर कोई भी उम्मीदवार मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करेगा। उम्मीदवार का कोई भी सामान गुमने पर उसकी जवाबदारी स्वयं की होगी। ग्राउंड में एक बार प्रवेश देने के बाद ग्राउंड से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, समस्त विधाओं के समाप्त होने के बाद ही दी जाएगी। अतएव उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ पानी की बोतल, फल, स्वल्पाहार ला सकते हैं। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में भाग लेते समय उम्मीदवार शालीनता का ध्यान रखेंगे। पुरुष उम्मीदवारों को भी उचित वेशभूषा, रनिंग शॉर्ट्स, पैंट, टी शर्ट पहनना अनिवार्य होगा, अतः वे अनिवार्यतः रनिंग शॉर्ट, पैंट व टी शर्ट अपने साथ लाएं।
शारीरिक दक्षता चयन के विभिन्न चरणों के आधार में KYC सत्यापन कराया जाएगा। अतएव अपना आधार कार्ड साथ लेकर आएँ। साथ ही अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि उनका आधार कार्ड नंबर जो है अनलॉक ना कर दिया गया हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं यार महत्वपूर्ण, इनको देख लेना। उसके बाद जो है निर्देश यहाँ पे ख़त्म होते हैं। रोज़गार पंजीयन इसमें मांगा गया है, लेकिन रोज़गार पंजीयन अब जिनका एक्सपायर हो चुका है उनके मन में कुलबुली उठेगी कि भाई हम कौन सा रोज़गार पंजीयन लेकर जाएं। तो फिलहाल आपसे बोला गया है कि मध्य प्रदेश का जीवित रोज़गार पंजीयन लेकर आना है। तो जो एक्सपायर हो गया वो तो जीवित है नहीं, तो आप जो है नया रोज़गार पंजीयन करके जो है उसकी नए रोज़गार पंजीयन की कॉपी अपने साथ लेकर जाएँ। और भी जानकारी जो है अगर इसके बारे में कुछ निकल के आती है तो हम देते हैं। ये तो एक प्राथमिक तौर पर जो जानकारी है जो सबसे पहले हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही है। जैसे जैसे हम इस जानकारी का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, नई कोई जानकारी निकल के आती है तो SB स्टूडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल रोज़गार पंजीयन के बारे में कहानी ये है कि आप अपना नया रोज़गार पंजीयन करके ले जाएं, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल भी उठेगा कि 11/2/2021 के बाद का रोज़गार पंजीयन मान्य होगा कि नहीं। तो मेरे हिसाब से मान्य होना चाहिए, क्योंकि जब रोज़गार परीक्षा ही 2 वर्ष में संपन्न हो पाई है तो जब रोज़गार पंजीयन जिनका एक्सपायर हो गया होगा तो वो थोड़ी ना डिस्क्वालीफाई होंगे, उनके लिए तो परीक्षा दिलानी ही पड़ेगी नए रोज़गार पंजीयन से। तो ये फिलहाल कहानी ये है कि अगर आपका वो वाला एक्सपायर हो गया है पुराना वाला रोज़गार पंजीयन तो नया बनवा लीजिए। प्लस बाकी सारी चीज़ें सेम है जो मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ अपने वीडियोज़ के माध्यम से। साथ ही डॉक्यूमेंट के बारे में हम और वीडियो लेकर आएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, वीडियो को शेयर करते जाइएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, अच्छी जानकारी SB स्टूडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करती जाएगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।